नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 1311 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाएं भारत में खोलने का रास्ता साफ करने के लिए मसौदा तैयार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में भारत के Y20 शिखर सम्मेलन का लोगो, वेबसाइट और थीम जारी करेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। और भारत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात करेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। इसमें राज्यों के साथ भागीदारी के साथ तीव्र और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार, मुख्य सचिवों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित विषयों के विशेषज्ञ समेत 200 से अधिक प्रतिभागी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन विकास और रोजगार सृजन तथा समावेशी मानवीय विकास पर जोर देते हुए विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोगी कार्य योजना तैयार करेगा। केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में ये एक अन्य प्रमुख पहल होगी। सम्मेलन के दौरान 6 चयनित विषयों पर चर्चा की जाएगी। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उपक्रम, बुनियादी ढांचा तथा निवेश, जटिलताओं में कमी लाने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण तथा कौशल विकास जैसे मुद्दों पर बल दिया जाएगा। सम्मेलन की कार्यसूची 150 बैठकों और वर्चुअल परामर्श बैठकों में सघन विचार विमर्श के बाद तय की गई है। मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन पिछले वर्ष जून में धर्मशाला में आयोजित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर में 1311 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। श्री शाह ने दोपहर बाद बिष्णुपुर जिले में जनसभा को संबोधित भी किया। इससे पहले उन्होंने पूर्वी इम्फाल में मार्जिंग पोलो परिसर का दौरा किया और पोलो खिलाड़ी की 122 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय गृह मंत्री ने चुराचांदपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। यहाँ मणिपुर के पहाड़ी जिले में स्थापित पहला मेडिकल कॉलेज है। फिर श्री शाह ऐतिहासिक स्थल मोइरांग आए, जहाँ उन्होंने INA मुख्यालय परिसर में 165 फीट ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्री शाह ने मोइरांग में एक जनसभा को भी संबोधित किया और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। उद्घाटन की गई परियोजनाओं में मणिपुर ओलंपिक पार्क भी शामिल है। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह और अन्य भी मौजूद थे। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विश्वविद्यालयों के संस्थान भारत में खोलने और उन्हें विनियमित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2023 का मसौदा तैयार किया है। यूजीसी ने इस मसौदे पर लोगों से विचार मांगे हैं। 18 जनवरी तक इसके लिए टिप्पणियां भेजी जा सकती हैं। आकाशवाणी से बातचीत में यूजीसी के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने बताया कि इससे छात्रों को फायदा होगा। UGC would like to function as a facilitator and provide as much autonomy to the foreign higher educational institution when they set up their campus in India as possible. For example, these campuses, they can decide their own admission policy, or they can decide their own faculty recruitment policy, and they can decide their own tuition fee. Now, when we talk about international education, there are 2 kinds of expenditure that the students have to bear.
युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर Y20 शिखर सम्मेलन भारत के कर्टन रेजर समारोह में आज नई दिल्ली में Y20 शिखर सम्मेलन लोगो और वेबसाइट की थीम का उद्घाटन करेंगे। यूथ 20 G20 का आधिकारिक युवा कार्य समूह है। ये G20 की प्राथमिकताओं पर आधारित युवाओं को अपने दृष्टिकोण और विचार अभिव्यक्त करने का एक मंच प्रदान करता है। भारत इस सम्मेलन में अपनी युवा आबादी को एक सुपर पावर बनाने के तरीकों को लेकर चर्चा करेगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि वसुधैव कुटुंबकम के विचार के समग्र स्वरूप को सुनिश्चित करने में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक समाधान तलाशने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। Y20 संपर्क समूह में दुनिया भर के युवा नेताओं को साथ लाने और उनके साथ बेहतर कल के लिए विचारों को साझा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवाओं से जुड़े मुद्दे को आगे बढ़ाने का एजेंडा भी तैयार किया जाएगा। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान Y20 की गतिविधियों में वैश्विक युवा नेतृत्व और साझेदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवा 20 के शिखर सम्मेलन से पहले अगले 8 महीनों तक देश भर के विश्वविद्यालयों में Y20 के विषयों से संबंधित बैठकें और संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। अगर आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो कार्यक्रम अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। इस बार का विषय है हिंदी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों से कारगर रूप से निपटने के लिए क्षेत्र में हरित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सीमापार व्यापार में रुपए से भुगतान और भविष्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अधिक सहयोग के क्षेत्र भी हो सकते हैं। एक रिपोर्ट। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र अपनी अधिक जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान के कारण जलवायु परिवर्तन के लिए हानिकारक है। उन्होंने ये भी कहा कि तेज गति से वाजिब लागत पर हरित गति की दिशा में बढ़ने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने पर जोर दिया है, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों में जीवाश्म ईंधन पर अधिक निर्भरता है। क्षेत्र के समक्ष विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री दास ने कहा कि ये चुनौतियां कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध के दुष्प्रभाव, मुद्रास्फीति और विश्व भर में वित्तीय बाजार के जटिल होने से उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति और बाहरी ऋण कठिनाइयों से निपटने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न उपायों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत, बांग्लादेश और मालदीव 2022 और 2023 में विश्व में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एशियाई विकास बैंक के दिसंबर 2022 के आउटलुक के अनुसार दक्षिण एशिया क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद 2022 में 6.5% और 2023 में 6.3% बढ़ने का अनुमान है। श्री दास ने कहा कि विश्व बैंक ने ये भी अनुमान लगाया है कि क्षेत्र के सभी देशों के लिए निश्चित रूप से विजय की स्थिति बन सकती है। समाचार कक्ष से मनोज। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न स्वीकृतियों के लिए बनाए गए सिंगल विंडो सिस्टम ने 75,000 से अधिक स्वीकृतियां देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस पोर्टल की शुरुआत से अब तक 157 देशों से 4,20,000 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए। 1,50,000 से अधिक निवेशकों ने व्यापार से जुड़े विशेष मामलों में सिंगल विंडो मॉड्यूल का उपयोग किया है। 1,23,000 से अधिक आवेदनों में से कुल 75,000 से अधिक स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर के चुनाव को लेकर के हुई बैठक में हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई है। नई दिल्ली के MCD हाउस में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों ने 10 मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण को लेकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई।
आम आदमी पार्टी ने महापौर पद के लिए शैली ओबरॉय और उप महापौर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल को उम्मीदवार बनाया है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता और उप महापौर पद के लिए कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। हाल ही में संपन्न दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134 और भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने कहा कि 2007 में लाइबेरिया में पहले महिला दस्ते की तैनाती के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की भारत की ये सबसे बड़ी एकल इकाई होगी। 2 अधिकारियों और 25 अन्य रैंक के अधिकारियों सहित ये भारतीय दस्ता एक कार्यदल का हिस्सा होगा। ये दस्ता सामुदायिक आउटरीच का विशेषज्ञ होगा। ये दस्ता व्यापक सुरक्षा संबंधी कार्य भी करेगा। अबई में इस दस्ते की तैनाती शांति रक्षक दस्तों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती संख्या को लेकर भारत के इरादे का भी सूचक है। इस दस्ते को उत्तर तथा दक्षिण के बीच टकराव वाली सीमा की निगरानी का कार्य करने के साथ मानवीय सहायता प्रदान करने में सुविधा पहुंचाने का कार्य सौंपा गया है। इस दस्ते को अबई में मानवीय कार्यकर्ताओं और नागरिकों की रक्षा करने में सैनिकों का उपयोग करने का अधिकार होगा। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को आतंकी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि ये समूह आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है। द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी गुट के रूप में 2019 में अस्तित्व में आया था। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये संगठन जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को फैलाने, आतंकियों की भर्ती करने, इनकी घुसपैठ कराने और पाकिस्तान से हथियारों तथा मादक पदार्थों की तस्करी करने में संलिप्त है। मंत्रालय ने कहा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट का कमांडर शेख सज्जाद गुल कुख्यात आतंकवादी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कोहरे के कारण उत्तरी रेलवे क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली के कई क्षेत्रों में प्रचंड शीतलहर चलने की संभावना है। विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के कई मैदानी राज्यों और मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली के आयानगर में आज सुबह न्यूनतम तापमान गिरकर 1.8 डिग्री दर्ज किया गया। सफदरजंग में पारा 4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री कम और जयपुर जिले के जोबनेर में 0 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। बीकानेर और सीकर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूरू में 1 डिग्री, फतेहपुर में 0.7 डिग्री सेल्सियस और अंता में 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अधिकांश भागों में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 48 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ोतरी हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है, बल्कि डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण को साकार करने में स्टार्टअप्स और जमीनी स्तर की डिजिटल पहल को भी बढ़ावा देना है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल के अंतर्गत संस्थापित किया गया है। पुणे में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हरा दिया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल राजकोट में खेला जाएगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 524 अंक घटकर 59,830 पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 149 अंक टूटकर 17,844 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 1311 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाएं भारत में खोलने का रास्ता साफ करने के लिए मसौदा तैयार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में भारत के Y20 शिखर सम्मेलन का लोगो, वेबसाइट और थीम जारी करेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया और भारत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।